गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने 16 महाजनपद और प्रमुख जो उनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध महाजनपद, उसके बारे में पढ़ा था। मगध के विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ था। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनका शासन 321 ईस्वी पूर्व पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक बार का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता था, देखो स्थापित किया था मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनका पौत्र था अशोक, सम्राट अशोक। उन्होंने आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक उनको माना जाता था। कलिंग पर विजय उन्होंने प्राप्त कर ली थी, कलिंग जो आज उड़ीसा है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। किसने की थी? अर्थशास्त्र के कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवर्ती जैन, बौद्ध तथा पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त जो साक्ष्य हैं वो बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों के और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्मों का परंपराओं का आदर शामिल था। क्या था? धर्म का प्रचार किया जाता था। जो धर्म का प्रचार करते थे उन अधिकारियों को बोला जाता था महामात्र, धम्म महामात्र। और वो लोगों को सिखाते थे कि बड़ों का आदर करो, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखो, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करो, दूसरे के धर्मों को भी आदर करो। सामान्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम अभिलेखों का परीक्षण करें तो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक जो व्यवस्था है एक प्रकार से ही चलाई जा सकती थी? साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ ये है कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था जो व्यवस्था करते थे खान पान की, वो अत्यंत आवश्यक थी और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैगस्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए 6 समितियां बनाई, एक समिति और 6 उप समितियां बनाई। इनमें से एक का काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरी यातायात और उनके खान पान का ध्यान रखती थी, तीसरी पैदल जो सैनिक होते थे उनका ख्याल रखती थी, चौथी अश्वारोहियों के साथ चलती थी, पांचवी रथारोहियों के साथ तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे कि उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन की, जानवरों के लिए चारे की और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों को नियुक्त करना। ये उनके काम थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में भी और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम से विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। आगे है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की
तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना और चुनौतीपूर्ण उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों और साहित्य मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना है। आगे है, फिर भी जो मौर्य साम्राज्य है कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखेंगे तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। साइड में एक दिया गया है यहाँ, सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब है कि उनकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। हमारा अगला पॉइंट है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट है इसका, दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम 3 राज्यों को मिलाकर के बोला जाता था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल उनके कुछ हिस्से थे जिसको तमिलकम बोला जाता था। उसमें चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब पहले उसका पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे आगे के आगे सरदार बनते रहना। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्हें अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया है। सो स्टूडेंट्स, कल हम दैविक राजा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपनी रिवीजन करते रहिए, साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। थैंक यू।